ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी ओर से आने वाले नव वर्ष है उसकी बहुत शुभकामनाएं। अब मैंने एक जो पिछला वीडियो बनाया था सूर्य ग्रहण का, अब ऐसा है इस साल में ज़्यादातर हर वर्ष 4 ग्रहण होते हैं, उसमें से लगभग 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का आपने देखा होगा, ये तो इसका तो लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि 15 दिन तक असर रहता है हर एक ग्रहण का। लेकिन ठीक उसके 15 दिन बाद जब दूसरा ग्रहण आ जाता है तो वो जो उसके प्रभाव है उसमें फिर से तेजी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रहण 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक इसका प्रभाव रहता है। अब जो दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, ये अब पड़ने वाला है 16 मई को। 16 मई 2022 को दिन सोमवार होगा, वैशाख पूर्णमासी के दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ऐसा ग्रहण थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होता है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको डरना है, क्योंकि ये भारतवर्ष में तो दृश्य नहीं होगा, लेकिन भारतवर्ष के अलावा और जगह और कंट्री में ये दिखाई देगा। इसका अकेला एक ज्योतिषीय आधार नहीं है, इसका एक और साइंटिफिक रीजन भी है। ये खगोलीय घटना है। इसका आप लोगों को सबको पता होगा कि क्या उसका मतलब होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है घूमते घूमते, तो क्या है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और उसकी वजह से जो नेगेटिव रेज जो होती हैं उनका निर्माण होता है या वो निकलना शुरू हो जाती है रश्मि। उसका जो नेगेटिविटी है और उसकी जो पॉल्यूशन है वो एक काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। इस दौरान ये पूर्ण होगा, ये मतलब पूरा का पूरा चंद्रमा जो है वो ग्रसित हो जाएगा। और ज्योतिषीय आधार इसका ये है कि चंद्रमा पर राहु का पूरा आक्षेप रहेगा या राहु द्वारा ग्रसित कर लिया जाएगा। दोनों ही कारण हैं, लेकिन कुल मिला के ये कि कोई भी ग्रहण जो है वो अच्छे नहीं होते, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो चाहे वह चंद्र ग्रहण हो। अब ये चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका जो है प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होते हैं वो फिजिकली ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, मतलब आपकी जो भौतिक अवस्था उस पर ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो, जबकि चंद्र ग्रहण इसके विपरीत होते हैं। फिजिकल तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त मानसिक क्लेश बहुत पहुंचाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधा मन से होता है, माता से होता है। तो इसलिए ये ग्रहण उससे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि फिजिकली आदमी अगर थोड़ा सा परेशान होता है तो वो अपना कुछ उपचार कर लेता है, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशान हुई होती हैं उनको पढ़ना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए असंभव होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी कुंठित हो जाता है। तो ये जो प्रभाव है ये आपको कब देखना, आपके वैसे अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो उसका ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रहेगा सुबह मतलब मॉर्निंग 7 बज के लगभग 15 मिनट से शुरू होके और 11 बजे तक रहेगा और फिर 12 बजे तक ये पूर्णतः समाप्ति की ओर मॉर्निंग में हो जाएगा, जहाँ चंद्रमा दर्शन नहीं होगा 7 बजे के लगभग। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे कंट्री जहाँ पर उस समय रात होगी, जैसे कि उन कंट्री का नाम मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद एशिया है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, इन सब में ये इन पे असर डालेगा ये। और जहाँ विजिबल रहता है उसका सूतक भी वही माना जाता है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सूतक नहीं भी मानना है तो भी थोड़ा आप उसका धार्मिक रूप से कुछ उसका उपचार कर सकते हैं, जैसे तुलसी के पत्र खाने में डाल देना चाहिए। हो सके तो उस दौरान कुछ खाएं पिए ना, उस समय का मतलब रहता है अंतर, लेकिन फिर भी इतना तो कर ही सकते हैं। और सोएं ना, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोशिश करें कि डायरेक्टली उनके ऊपर ये जो रेज होती है उस दौरान, क्योंकि वायुमंडल है, हो सकता है कि उसमें हवा में रहती हूँ तो वो आपको प्रभावित करें। तो खुले मतलब जो अपना शरीर है, जहाँ अगर प्रेग्नेंट है तो उसको ढक के रखें। ऐसी चीज़ें थोड़ी सी अगर मान लें, अगर ये अंधविश्वास न मान के साइंटिफिक रीजन से अगर इसको मान लिया जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद क्या है, चंद्रमा क्या है, जलीय तत्व है। ये जलीय तत्व का मतलब जल से संबंधित दुर्घटनाएं ज़्यादा होने की संभावना है।
और जहाँ ये विजिबल रहेगा वहाँ उसका निश्चित रूप से उसका सूतक मानना चाहिए। 9 घंटे पहले जो समय अवधि है उसके 9 घंटे पहले ये सूतक प्रारंभ हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक मैं बताना चाह रही थी, ये क्या है, ये वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले और विशाखा नक्षत्र वाले ये सबसे ज़्यादा परेशान होंगे उस दौरान। और इसके विपरीत और भी बातें हैं, जैसे कि जहाँ वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा और उसके अपोजिट 180 पे रहेगी कौन सी, वृष राशि। तो चंद्रमा और राहु की जो सीधी दृष्टि होगी वो उस भाव पे भी पड़ेगी जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में। तो ये भी देखना होगा। तो इस तरह से 8 नंबर और 2 नंबर जहाँ आपके नेटल चार्ट में लिखा है उसको प्रभावित करेगी। जो जलीय तत्व राशियाँ हैं जैसे कि ये कर्क राशि है और मीन राशि है, ये जो जलीय तत्व राशि हैं वो भी प्रभावित रहेंगी। और जो कर्क राशि है ये तो खैर इसके तो स्वामी राशि ही चंद्रमा है, इनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। उस दौरान कुछ और बातें भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे क्या होगा कि सूर्य बुध एक साथ रहने वाले हैं, तो बुध आदित्य युग का निर्माण भी आपके हर एक को नेटल चार्ट में होगा। और उसकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, क्योंकि सूर्य और बुध किस में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे। और वो उसकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, जहाँ 8 नंबर लिखा होगा। आपकी लग्न कोई सी भी हो सकती है लेकिन नंबर वही होगा। तो इस तरह से 8 नंबर पे उसका फिर थोड़ा सा जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी हो जाएगी। एक और अच्छी बात है ये, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पे पड़ रही है हर एक के नेटल चार्ट में। तो गुरु रक्षक कवच का कार्य भी करेंगे। वैसे तो ग्रहण बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि कहीं इस तरह से पड़ती है तो उस दृष्टि का थोड़ा सा आपको निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो आपके बचाव भी ये गुरु करने वाले हैं। ग्रहण के दौरान ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यात्राएं हो सके तो ना करें। और जितना हो सके मतलब ध्यान में और या भजन में या पूजन में अपना समय व्यतीत करें। इस दौरान अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उस दौरान जो भी मंत्र आप करते हैं लगातार वो क्या है, सिद्ध मंत्र कहलाता है। शनि मंगल जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा प्रभाव है। मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, प्राकृतिक घटनाएं तो होंगी, लेकिन ये जो है वो भारत में दृश्य नहीं है। जहाँ दृश्य होगा वहाँ थोड़ी सी आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और एक और बात बता देते हैं, जैसे चंद्रमा अगर आपकी नेटल चार्ट में उच्च राशि में है जो कि वृष राशि है, उनको भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी लग्न आपकी है जो कि अग्नि प्रधान अग्नि तत्व वाली, जैसे कि मेष है, सिंह है और एक धनु, इनको भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखनी है। जिस मतलब जिस आपके जिस खाने में जिस भाव में पड़ रहा है और जहाँ आपके नेटल चार्ट में 4 नंबर लिखा हो, तो 4 8 ये भी थोड़ी सी आपको सावधानी वाली बात है। प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं अलग अलग बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि आपकी स्वामी राशि मंगल है, और इसलिए मंगल अगर आपके नेटल चार्ट में प्रबल है, क्योंकि मंगल क्या है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, तो आपके स्वामी राशि मंगल है। अगर वो मंगल अच्छी स्थिति में है तो ग्रहण का कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा ये ग्रहण। और एक और जो भाव है वो चौथा भाव है जहाँ 4 नंबर लिखा होता है, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, और माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। कोई नया भूमि वाहन का सौदा इस समय ना करें, और नए कार्य की बिल्कुल भी शुरुआत ना करें, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी जो अष्टम जब पड़ेगी तो ये आपके सेकंड भाव पे भी पड़ेगी जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और संपत्ति का अगर कहीं निपटारा होने वाला था तो कुछ दिनों के लिए टाल दें, आपके पक्ष में वो निर्णय नहीं होगा। इसलिए आपके लिए थोड़ी सी सुख समृद्धि में कमी लेके आ रहा है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की स्थिति देखना चाहिए। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो आपका बचाव भी ये करेंगे। उस समय इस समय क्या है, मंगल जैसे मैंने बताया मंगल शनि एक साथ चल रहे हैं, और वो भी कुंभ राशि में। तो ये भी देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में अगर मंगल उच्च राशि में है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, और तो सप्तम भाव किसका है, आपका
आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी से तालमेल बना के चलें। और इसके बिजनेस पार्टनर में अगर कोई परेशानी थी तो उसको ज़्यादा तूल ना दें, उनसे बात विवाद भी ना करें। दोनों ही लोग स्थिति में आपकी घाटा आपको होने वाला है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं होगी, धन आगमन होगा। और सूर्य बुध की सीधी दृष्टि आपके जिस वहाँ पे पड़ रही है वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन परेशानी से भरा हो सकता है। लेकिन संतान की तरफ से कोई अच्छी सूचनाएं प्राप्त होगी, पूरी तरह से ये खराब नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि एक दृष्टि जो है गुरु की, वो नवम दृष्टि है, उसका लाभ आपको मिलेगा सभी राशि वालों को। बाकी आपके लिए ये समय अच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। अगर आपकी कोई मतलब ऐसी थी कि कहीं किसी चीज़ दुविधा थी मन में किसी काम को लेके, तो उस समय इसको ना करें, कुछ समय के लिए टाल दें। दुविधा भरे काम को किसी भी तरह के हों वो उसको इस समय के लिए पेंडिंग डाल दें, कम से कम 15 दिन के लिए। अब जो अगली राशि बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके 6 भाव को प्रभावित करेगा ये जो ग्रहण है। और इसके अलावा जहाँ 4 नंबर लिखा होगा वहाँ आपको देखना होगा कि कहाँ है 4 नंबर लिखा हुआ। आपके स्वामी राशि जो है बुध है, उस समय सूर्य के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य बुध का आदित्य का निर्माण हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी अपने रोगों से और शत्रुओं से। बाकी इस समय अगर ऋण लेने मतलब आप लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगा दें, लेकिन ये इस समय धन का लेना देना किसी भी तरह से ना करें, ना तो किसी संपत्ति का क्रय विक्रय करें। वाणी पे नियंत्रण रखें। और वैवाहिक संबंध के लिए आपके लिए विशेष सावधानी के लिए कहा जाता है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सूचना मिलेगी। और विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ सफलता मिलने वाली है। अगर आपने अप्लाई किया था वीजा के लिए या पीआर के लिए, वहाँ कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होगी, मिला जुला रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि आपके 5th भाव को प्रभावित करेगा, जो कि आपकी शिक्षा का है, संतान का है। और आपकी तो स्वामी राशि ही चंद्रमा है, आपकी राशि में ये सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब पड़ने वाला है। आपकी जो कोई व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था पहले से कमी थी, उस समय लोग उसको अब इस समय थोड़ा सा ज़्यादा इंडिकेट करेंगे, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है, इससे आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। संतान की ओर से आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग में अगर थे तो इस समय निर्णय ना लें, उनको अभी थोड़ा और समय दें। बाकी जब ये बुरा समय निकल जाए या दुष्प्रभाव खत्म हो जाए आपके ये ग्रहण का, तब आगे बात बढ़ाएं। बाकी शेयर सट्टे से भी बिल्कुल दूर रहें, उससे भी आपको हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी थी वो इस समय कुछ सुलझ जाएगी, कार्य क्षेत्र से कोई परेशानी नहीं होगी। मानसिक क्लेश से आपको स्वयं बचाव करना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं सिंह राशि। इसकी स्वामी राशि सूर्य है, और सूर्य बुध का आदित्य युग का जो निर्माण हो रहा है उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन चंद्रमा जो ग्रसित करने वाले हैं आपको 4th भाव को, जो कि माता का है, आपके भूमि वन वाहन का है, सुख समृद्धि का है। तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है और व्यय की अधिकता से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन विदेशों से संपर्क, आपके नए नए संपर्कों का निर्माण होगा, बनेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपके 12th भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी बीमारी आपको परेशान ज़्यादा कर सकती है जिसमें नींद नहीं आती हो आदमी को, मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि 12th भाव को प्रभावित करेंगे तो उसकी एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, 6 भाव पे। तो शत्रु भी बीच बीच में आपको परेशानी देंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध का जो आदित्य युग का निर्माण है, आपकी स्वामी राशि है सूर्य, उससे आपको बचाव भी रहेगा। और इस समय गुरु का तो सभी राशियों के प्रति अच्छा वरदान है, और अच्छा मतलब कहना चाहिए सबके प्रति एक अच्छी सुखद सूचना लेके हैं आ रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक है केवल 4th भाव से रिलेटेड। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके 3rd भाव को प्रभावित करेगा, और 11th भाव की लॉर्डशिप है चंद्रमा के पास। तो ये 2 भाव हैं, ये किसके हैं, एक तो आपका 3rd भाव आपके किसका है, मेहनत का है आपके, और आपका कहना चाहिए छोटी छोटी दूरी की यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। तो छोटे भाई बहनों से बिल्कुल भी पंगा ना लें, अन्यथा आपकी तरफ है आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। और यात्राएं अगर हो सके तो ना करें। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, यात्राओं के लिए ये जो ग्रहण का समय है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर मजबूरी में करनी भी पड़ती है तो ईश्वर का नाम लेके जाएं,
जाएँ और हो सकता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हों, यात्रा कर रहे हों, वो कार्य आपका सफल ना हो। मेहनत मतलब बेकार चली जाएगी। लेकिन आय के नए-नए स्रोतों का आपका लाभ मिलेगा। 11th भाव का है, इसलिए 11th भाव का फ़ायदा मिलेगा। मतलब आमदनी तो होगी और आपके अतिरिक्त आपको थोड़ा-सा जो कुछ रोग थे, उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। कभी-कभी 11th भाव से रोगों को भी देखा जा सकता है। उसका वीडियो मैंने एक और आप लोगों को बहुत दिन पहले डाल दिया था, उसको देखना पड़ेगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से। आपके लिए ये मिला-जुला रहेगा, बल्कि और राशियों की अपेक्षा आपको थोड़ा-सा कम नुकसान होगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके सेकंड भाव को ही प्रभावित करेगा ग्रहण, और 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, तो कार्य क्षेत्र में निर्णय अगर लेना पड़ते हैं तो सोच समझ के लें। 10वां भाव है, इसलिए वहाँ पर आपके अगर नौकरी में कुछ पहले से हलचल चली आ रही थी या मनमुटाव चला आ रहा था, उसको वहीं थोड़ा-सा क्या करें, समाप्त कर दें। बाकी आपके लिए गुप्त विद्याओं की रुचि के लिए अच्छा है ये समय। अध्यात्म की ओर आपके झुकाव करेंगे तो हर एक चीज़ का आपको, जो पहले से आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, आप इच्छुक थे, वो उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपके लिए गुप्त धन की भी प्राप्ति का संकेत दिखाई दे रहा है। और तुला राशि वालों के लिए क्या है कि जो शनि और मंगल की जो युति है, उससे आपको लाभ होगा। उससे और बृहस्पति की दृष्टि तो सभी के लिए अनुकूल बनी हुई है, तो आपकी रक्षा भी होगी इस समय। आपके लिए ये बहुत अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड भाव वाणी का भी है और परिवार का भी है। संपत्ति का बिल्कुल भी कोई भी विवाद चला आ रहा था, उसमें आगे मतलब तूल ना दें, अन्यथा फिर आपको हानि हो सकती है। धन की भी हानि दिखाई दे रही है। आगमन होगा और अगर बचाव नहीं करेंगे तो हानि भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आप पे ही ये, आपकी राशि पे ये पड़ रहा है और आपके लग्न को प्रभावित करेगा। इधर 9th भाव की लॉर्डशिप भी है, तो आपके लिए भाग्य के से जो भी कार्य हैं, सब कुछ अब ये समय अड़चन में आ जाएँगे। नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप वैसे भी वृश्चिक राशि वाले थोड़ा ज़्यादा मानसिक क्लेश पालते हैं। इनका चंद्रमा नीच राशि में रहता है ना, इसलिए। तो भाग्य से अगर कोई काम हो रहा था, उसमें रोड़े आ जाएँगे। लेकिन क्या है कि और कुछ चीज़ें जैसे कि विवाह वगैरह है, वो करना चाह रहे थे, वहाँ बात आगे बढ़ सकती है। कानूनी मतलब कानून के दायरे में रह के कोई कार्य करें। बाकी अगर वैवाहिक जीवन कहीं खराब चले आ रहे हो रहे थे पहले से, उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा-सा मतलब इतना ध्यान रखने का है। कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के लें। विशेष तौर से अगर आपके क्या नाम, बड़े निर्णय जैसे कार्य क्षेत्र में लेना है, संपत्ति से संबंधित लेना है, उनको अगर थोड़ा-सा कुछ समय के लिए टाल सकें तो अच्छा है। ये ग्रहण आपके लिए सुखद सूचना लेके नहीं आ रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 12th भाव में ये ग्रहण पड़ेगा और चंद्रमा इधर अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। दोनों ही भाव आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी जब भी नेटल चार्ट में घूमते-घूमते किसी भी राशि में, जैसे किसी भी लग्न में चौथे, 8वें, 12वें में चंद्रमा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश देता है। तो ये 2 भाव 12th और 8th भाव, चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके लिए चोट-चपेट, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। धन का निरर्थक व्यय हो सकता है। दूर की यात्राएँ ना करें, नहीं तो निष्फल जा सकती हैं ये। और किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। जितना हो सके आपको ज्ञान ध्यान में अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो दोनों ही भाव आपके लिए अच्छी मतलब सूचना नहीं दे रहे हैं। बस आपके लिए केवल सुरक्षा कवच के रूप में क्या है, आपके स्वामी राशि हैं, जो कि बृहस्पति हैं, और वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में है। इसलिए आपकी बहुत अच्छी अपने जैसे अपने घर में बड़े-बुजुर्ग होते हैं ना, उस तरह से आपकी रक्षा करेंगे। तो आपके लिए ये समय अच्छा है, मतलब घबराना नहीं है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है, थोड़ा स्वयं का और थोड़े अपने परिवार वालों का और वाणी पे और व्यय पे। बस इन सब चीज़ों पे ध्यान रख लेंगे तो फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 11th भाव को ये प्रभावित करेंगे और इधर जो दूसरा भाव क्या है, सप्तम भाव है। इसको कैसे आपको ध्यान मतलब कैसे-कैसे आपको परेशानी दे सकते हैं, कुछ भाव को लेके, जैसे कि 11th भाव आपका कैसा मनोकामनाएँ, बहुत सी मनोकामनाएँ आपने पाल रखी थी, उसमें से एक आध पूरी होगी और एक आध के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके अलावा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपके पूरे
जो अभी तक के जो प्रयास थे उसमें से कुछ आपको कुछ सूचनाएं आपकी तरफ होने वाली हैं, या शुभ सूचनाएं जिसको कह सकते हैं, वो आएंगी। चंद्रग्रहण के बाद आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है, संतान का सुख और संतान की तरफ से कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी, भूमि वाहन वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन माता की हेल्थ खराब हो सकती है। जीवन साथी की तरफ से अच्छी शुभ समाचार मिल सकते हैं। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। भले ही आप निर्णय ना लें, वो बात आप बात की है, लेकिन आपके लिए समय अच्छा है। और अगर सुख समृद्धि की आप कल्पना करते थे तो आपके लिए हो सकता है कि 15 दिन बाद वो सब आपको प्राप्त हो। राजनीति में है तो आपके लिए अच्छी है सूचना। मकर राशि वालों के लिए उतना खराब नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी जो आपके स्वामी राशि है वो कुंभ राशि में है, और उनके साथ मंगल भी है, जो कि मंगल मकर राशि में उच्च रहते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है उसके लिए तो सभी एक समान होते हैं। जो अपने घर के गुरु होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, सबको वरदान देते हैं, आपको भी वही फायदा मिलने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है वो आपके दसम भाव को ग्रहण लगेगा और इधर सिक्स भाव को भी प्रभावित करेंगे। दो भाव हैं, वैसे उतना खराब नहीं है आपके लिए। और शनि मंगल की जो स्थिति वो आपके लिए अच्छी बनी हुई है, आपके लग्न में ही बनी हुई है। आपके व्यक्तित्व में, आपके आत्मबल में वृद्धि करने वाले हैं ये। और अचानक धन की भी प्राप्ति होगी। आपके ऊपर बृहस्पति की तरह से आपके ऊपर भी ईश्वरीय कृपा दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिस पे आपको ऐसा विश्वास होने लगेगा कि ईश्वर कहीं न कहीं आपके आसपास है, आपकी मदद करने के लिए रहता है हमेशा आपके साथ में। आपका अगर ऑकल्ट साइंस में आपकी कोई रुचि थी तो उसमें अच्छी ज्ञानवर्धन हो सकता है। और आपका कोई भी ऐसा विषय जो था, गूढ़ विषय जिसको आप उसका मतलब अध्ययन कर रहे थे, उसमें आपको उपलब्धियां नहीं मिल रही थी, वो उपलब्धि प्राप्त हो सकती हैं। भूमि वाहन वाहन का सौदा भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनों से सावधान रखना पड़ेगा। आपको स्वयं को, अपने घर वालों को, और इसके अतिरिक्त रोगों से भी कुछ परेशानी हो सकती है। सिक्स भाव के लॉर्डशिप है चंद्रमा के, और ऋण की वजह से आपको कुछ मानसिक क्लेश हो सकता है। इस समय ऋण ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि और आपके 9th भाव को, जो कि भाग्य स्थान है, उस पर ग्रहण लगेगा, और चंद्रमा आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये दो भाव अच्छे हैं, दोनों भाव। दोनों भाव को ये दूषित करेगा, लेकिन गुरु आपके ऊपर जो है छाता लगा के खड़े हैं। जैसे बारिश में कोई छाता लगा के आपको पानी से, बरसात से आपकी रक्षा करते हैं, वैसे ठीक आपकी तरह आपके लिए आपके स्वामी राशि जो है वो इस समय मीन राशि में है, मतलब स्वयं की राशि में, आपकी राशि में ही है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया है, आपको देखना चाहिए। और इधर शुक्र भी समय को समय के लिए मतलब ये है थे वहाँ पर, उनका आपको लाभ मिलने वाला है हर तरह से। आपके लिए क्या है, एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, और भाग्य का में थोड़ी सा ग्रहण लगेगा, काम होंगे लेकिन रुकावटों के साथ होंगे, परंतु वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन पिता की हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर उनकी हेल्थ पहले से खराब चली आ रही थी तो उस पर विशेष आवश्यकता है ध्यान देने की, और उनसे उनका सम्मान करें। मतलब अगर आपने अपने घर के किसी भी बुजुर्ग का अपमान किया या उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो फिर गुरु जो है आपको दंडित भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये आप मान के चलिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत खराब नहीं है। तो कुल मिला के ये कि थोड़ा बहुत सबको प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी हैं उनके लिए मतलब थोड़ी कम चिंताजनक बात है, और बाकी राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। फिर भी मैं सभी राशि वालों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि ग्रहण के पहले कुछ तो भी आपको संकल्प करके रखना चाहिए कि मतलब जो भी आपके मन में है, कि आपका धन है या अनाज है या वस्त्र है, या आप चाहें तो इस समय सफ़ेद चीज़ों का, और जैसे मोती है, जैसे इसका भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों में दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों में सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाए तो स्नान करके आप उसको दान कर सकते हैं। और जो समय है उसका, जो मतलब ग्रहण का समय है, उसमें मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या जो भी जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उनका अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका और स्वयं का
और आपके परिवार का, सबका ये दुष्प्रभाव इससे कम होगा, बचाव होगा। क्योंकि देखिए जो नियति ने जो लिख दिया है उसको वो तो अटल है, लेकिन हाँ ये तो नहीं मान सकती कि अगर आपके सामने कुछ दुर्घटना देख रहे हैं कि आ रही गाड़ी आ रही, उसके सामने आप चले जाओ तो नियति बचा लेगी, ऐसा नहीं होता। वो आपको ठोकर तो लगेगी लेकिन आप बच सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा बचाव अति आवश्यक होता है। अंधविश्वास ना करके एक साधारण सी एक दुर्घटना मान के अपना जो भी रेमेडी कर सकते हैं उनके नाम पे करें। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।